या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड की है वहाँ से हमको एम्बेडेड सर्वर मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर क्लास है, उसको हम यहाँ पर राइट करते हैं। और कंट्रोलर क्लास को राइट करने के बाद में हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम हमारा कंट्रोलर क्लास राइट करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में मॉडल एंड व्यू का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मॉडल का मतलब है हमारे पास में डेटा, और व्यू का मतलब है हमारे पास में व्यू। तो मॉडल एंड व्यू में यहाँ पर हमारे पास में एज ए यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर नाम दिया है यहाँ पर ये एज ए, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये व्यू का नाम यहाँ पर दिया है। अब ये हमारे पास में रहता है लॉजिकल व्यू नेम। अब ये इंडिपेंडेंट रहेगा हमारे पास में ये टेक्नोलॉजी से। और यहाँ पर जो भी हमारे पास में क्या है कि ये टेक्नोलॉजी है, तो आइदर हम यहाँ पर जेएसपी यूज़ कर सकते हैं या थीमलिफ यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो है वो जेएसपी को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें पहले जो इशू हो रहा था यहाँ पर, तो अंडर द अवर रिसोर्सेस हमें यहाँ पर क्या है कि जो रिसोर्स में नहीं, यहाँ पर हमें जो मेन मेन फोल्डर के अंदर यहाँ पर वेब फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना है। और इसके अंदर हमें जो है ये हमें ये वेब आईएनए फोल्डर क्रिएट करना है। इसके अंदर हमको हमारा यहाँ पर जेएसपी यहाँ पर राइट करना है। तो प्रीवियसली इसका लोकेशन रॉन्ग था, इसलिए वाला इशू आया था यहाँ पर ये। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या है कि वेब आईएनएफ और व्यूज यहाँ पर हमको क्या करना है यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर ऐसे हमको ये प्रीफिक्स देना है यहाँ पर ये। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे यहाँ पर ये प्रीफिक्स जो है ये देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो हम अंडर प्रॉपर्टी में डालते हैं, तो हम ये स्प्रिंग को यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि इस लोकेशन पे हमारा व्यू है और ये हमारे पास में जो है ये टेक्नोलॉजी है ये। अब ये जेएसपी भी हो सकती है, थीमलिप भी हो सकती है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमको उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है स्प्रिंग बूट के केस में। तो जेएसपी के पेज के लिए हमें यहाँ पर चाहिए ये जास्पर का कंटेनर। और थीम लीफ के लिए चाहिए हमारे पास में ये थीम लीफ का इंजन। अभी हम लोग थीम लीफ का यूज़ करेंगे आगे। तो जो भी हम लोग यहाँ पर कंटेनर यूज़ कर रहे हैं या फिर थीम लीफ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर उसके व्यू का नेम रहेगा और यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा यहाँ पर ये। तो अभी हमारे पास में ये डेटा मैंने हार्ड कोडेड डाला है, ये हमारे पास में आएगा पीछे सर्विस लेयर और परसिस्टेंस लेयर के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पर जेएसपी पर रेंडर करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है ये जेएसपी पेज है ये। जेएसपी पेज के अंदर क्या है कि ये टैग है हमारे पास में। तो ये क्या है कि जेएसपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा एंड जावा एंड HTML। तो सर्वलेट हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट के टॉप पे हमारा जेएसपी काम करता है यहाँ पर ये। तो जेएसपी के अंदर हमारे पास में क्या होता है ये एक डॉलर, और ये हमारे पास में ये एक एक्सप्रेशन टैग होता है यहाँ पर है, जिसपे कि हम लोग डेटा को बाइंड करवाते हैं। जो भी हम लोग को डेटा को जावा कोड में रिट्रीव करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं यहाँ पर ये।
तो स्प्रिंग के केस में तो हमको यहाँ पर ये डायरेक्ट शो करना है यहाँ पर ये, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर ये। अब जो भी डेटा को लेके पेज प्रिपेयर करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे व्यू रिजॉल्वर की। तो स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी हमारे पास में क्या रहता है, व्यू रिजॉल्वर रहता है यहाँ पर ये। तो ये व्यू के नेम को लेगा यहाँ पर, और ये भी डिस्पैचर सर्वलेट को देगा, और जो भी हमारे पास में डेटा है उसको भी लेगा, और ये डिस्पैचर सर्वलेट में देगा, और यहाँ पर ये जो व्यू रिजॉल्वर है व्यू प्रिपेयर करेगा। और उसके बाद में जो भी हमारे पास में व्यू रहेगा यहाँ पर ये उसको यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में सेंड करेगा क्लाइंट साइड में ये। तो ये सब इंटरनली जो है ये स्प्रिंग से मैनेज हो जाता है यहाँ पर ये। तो सर्वलेट के केस में हमें यहाँ पर ये सर्वलेट के थ्रू हम लोग करते हैं। तो ये सर्वलेट के अंदर हमारे पास में HTML पेज बना है। इसके बाद में हमारे पास में JSP जो आता है, JSP एक पेज है जिसके अंदर हम लोग जावा कोड लिखते हैं। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को इजी करने के लिए हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो JSP टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हमको HTML के साथ में हम जावा कोड भी राइट करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टैग है यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, डेटा जो है यहाँ पर ये बाइंड होगा यहाँ पर ये, तो ये एक्सप्रेशन टैग के अंदर आता है हमारे पास में ये। तो JSP, तो JSP के अंदर हमारे पास में क्या है, ये टैग है यहाँ पर ये। तो JSP का जो कोड होता है वो एक्चुअली में सर्वलेट में कन्वर्ट होता है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर हमको जो भी कोड राइट करना है ये स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर, या फिर हम यहाँ पर ये एक्सप्रेशन टैग के अंदर या डिक्लेरेशन टैग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, हमारे कोड को जो है वो राइट करते हैं यहाँ पर ये। HTML के अंदर कोड रहता है ये। तो JSP के अंदर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो सर्वर साइड से हमको रिस्पॉन्स में क्या लेकर आना है, कुछ ऐसा पेज निकाल के लाना है जो कि ब्राउजर पे रिस्पॉन्स करे विद डेटा। डायनामिक पेज हमको क्रिएट करना है, तो उस केस में हम JSP को यूज़ करते हैं। तो ये टैग का यूज़ करते हैं। अब ये टैग का यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर जावा कोड राइट करना पड़ता है। तो जावा के कोड के अंदर हमें कुछ चीज़ें जो हैं हमको एलिमिनेट करना है, ज़्यादा जावा कोड राइट नहीं करना पड़े। तो JSP के आगे का टॉपिक आता है हमारे पास में ये डायरेक्टरी एलिमेंट्स। तो ये कुछ पेज डायरेक्टिव है यहाँ पर ये, जिससे कि कुछ हमारा कोड जो है वो जावा का रिड्यूस होगा। मतलब JSP के पेज में जावा कोड भी हमें कम राइट करना पड़े। तो हमें हमारे पास में कुछ क्या होते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोड को कम करेंगे यहाँ पर। और कोड को हमको कम करना हो तो फिर हम आगे जाते हैं हमारे पास में ये एक्शन एलिमेंट पे। तो जैसे जैसे JSP के टॉपिक आते हैं वैसे वैसे जावा का कोड भी JSP के पेज में कम होता जाता है। हम यदि इन टैग में राइट करेंगे तो हमें ज़्यादा कोड राइट करना पड़ेगा। और इन टैग आगे आगे के टॉपिक पे हम लोग जाते हैं यहाँ पर ये, तो हमारा जावा कोड भी कम होता जाता है। और जावा के कोड के अंदर जो भी इटरेशन वगैरह आ रहे हैं, जो भी लूपिंग वगैरह आ रहा है, वो हमारा ये JSTL से परफॉर्म हो जाता है यहाँ पर। ये JSTL के टैग रहते हैं जिसमें हम लोग कुछ इटरेट कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास में ये JSTL टैग के अंदर आता है ये। और डेटा को बाइंड करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर होते हैं ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन लैंग्वेज है जिसमें डेटा हमारे पास में बाइंड होता है। अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है सर्वर के साइड में। लाइक हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, रिक्वेस्ट
का ऑब्जेक्ट जो रहता है, जब कोई न्यू यूजर रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, और रिस्पॉन्स आता है उसका तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सेशन का ऑब्जेक्ट है, हर यूजर के लिए क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट होता है। जब तक यूजर लॉगिन है उसका डेटा उस सेशन के ऑब्जेक्ट में रहता है, जैसे वो लॉग आउट करता है तो वो सेशन का ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें वो सेशन के साथ में भी खेलना पड़ता है ये, कैसा हम सेशन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि बैंकिंग के एप्लीकेशन में सेशन का ऑब्जेक्ट है, हमें बहुत सारे इवेंट पे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन को सिक्योर रखना है। ई कॉमर्स में सेशन मैनेजमेंट का टाइम हम लंबा रखते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का एप्लीकेशन में हमें इतनी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। जहाँ पर पेमेंट आएगा या किसी भी तरीके का अकाउंट या पैसा आएगा वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगी। तो ऐसे सर्वर साइड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, और उसी में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो हम क्रिएट करेंगे हमारी क्लासेस का, साथ में फ्रेमवर्क की क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ये। तो सर्वलेट में प्रोग्रामिंग करोगे तो सब कुछ खुद को मेंटेन करना है। यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हो जाएगी, बड़े बड़े एप्लीकेशन राइट नहीं कर पाएंगे। इसका अल्टरनेटिव हमारे पास में जेएसपी है, और जेएसपी के बेस्ड जो हमारे पास में फ्रेमवर्क थे लाइक स्टार्ट्स, तो यहाँ पर भी वो फ्रेमवर्क का भी यूज़ करने में भी हमें काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन कोडिंग करना पड़ रही है। तो उसी को एलिमिनेट करके, रिड्यूस करके, और अलग अलग फ्रेमवर्क, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके, लाइक फ्रंट एंड को और ईजी करने के लिए हमारे पास में आया अभी एंगुलर रिएक्ट, कि पूरा के पूरा डेवलपमेंट ही जो होता है वो अलग होता है यहाँ पर ही। तो हम डेवलपमेंट अलग करते हैं, बाद में हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर अभी जो क्रिएट कर रहे हैं हमारा ये जेएसपी पेज जो है, हम यहाँ पर ये इंटीग्रेट करवा रहे हैं। बट रियल टाइम में हम जेएसपी यूज़ करते नहीं है, हम रियल टाइम में अभी के समय में एंगुलर या रिएक्ट का यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे जाते हैं एंगुलर रिएक्ट पे किससे काम करते हैं, बट काफ़ी प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। तो प्रोसेस सेम रहेगा डिप्लॉयमेंट का, क्योंकि हम आगे डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, बट जो हमारा डेवलपमेंट रहेगा वो डिफरेंट हो जाएगा यहाँ से ही। तो अभी जो भी करेंगे रियल टाइम में हमें उसको यहाँ पर हमारे कोड को गिटहब या बिटबकेट पे पुश करना पड़ता है, जिनके थ्रू वो अलग अलग सर्वर पर डिप्लॉयमेंट होता है। तो प्रोसेस सेम ही रहता है हर केस में, जस्ट हमारा जो है वो डेवलपमेंट के एफर्ट और डेवलपमेंट करने के तरीके जो हैं वो चेंज होते हैं। तो अभी हम लोग जेएसपी पेज यहाँ पर इंटीग्रेट करवा रहे हैं। तो स्प्रिंग बूट के अंदर यदि हम लोग ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर स्प्रिंग स्टार्टर वेब, तो हमारे पास में वेब रिलेटेड क्या जाएगी यहाँ पर, ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करेंगे यहाँ पर ही। तो स्प्रिंग के एम्बेडेड सर्वर के अंदर, स्प्रिंग के एम्बेडेड सर्वर के अंदर हमारे पास में जेएसपी का कोई कंटेनर नहीं होता है। एक्सटर्नल सर्वर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास में कंटेनर रहेगा, बट स्प्रिंग के कंटेनर के अंदर यहाँ पर क्या है कि कोई भी यहाँ पर जेएसपी का कंटेनर नहीं होगा एम्बेडेड सर्वर के अंदर। तो ये हमारा जो ये एक्सटर्नल सर्वर है, ये तो एक्सटर्नल सर्वर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होगी यहाँ पर, उसकी खुद की लाइब्रेरी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो एम्बेडेड सर्वर रहेगा वो लाइट वेटेड रहता है, उसमें सारी चीज़ें नहीं रहती, उसमें उतनी चीज़ें रहती जितने की एप्लीकेशन को रन करवा सके। तो लोकल डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए हमारे पास में, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास में एम्बेडेड सर्वर है। बट एक्चुअली में जो डिप्लॉयमेंट होता है वो रियल सर्वर पे ही होता है। बस लोकली डेवलपमेंट क्विकली हो, लोकली डेवलपमेंट फास्ट हो, उसके लिए हमारे पास में एम्बेडेड सर्वर है, एम्बेडेड डेटाबेस है ये। बट जब हम लोग उसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे या क्यूए एनवायरनमेंट में हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पर रियल सर्वर ही हमको यूज़ करना है। तो एम्बेडेड सर्वर का फैसिलिटी है,
एम्बेडेड डेटाबेस का फैसिलिटी है। बिकॉज स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम लोग जब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन क्या हो, क्विकली क्रिएट हो सके, क्विकली हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर सके, हमें ज़्यादा सेटअप नहीं करना पड़े, इसके लिए एम्बेडेड देके रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक जेएसपी का पेज राइट किया है, तो यहाँ पर हमें ये इसको अंडर द अवर सोर्स मेन एंड वेब ऐप, तो यहाँ पर हमें उसको वेब ऐप में यहाँ पर हमको क्रिएट करना पड़ेगा ये, इसी लोकेशन पे ये हमारा जेएसपी का जो पेज है ये होना चाहिए ये। सोर्स मेन वेब ऐप, यहाँ पर हमारा जेएसपी का ये पेज है। तो जो भी हमारा लॉजिकल नेम रहेगा वो हमको कहाँ पर डालना है, एज ए ये उसके ये मॉडल एंड व्यू के यहाँ पर ये व्यू में डालना है। यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर मॉडल एंड व्यू को जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स में ले रहे हैं, यहाँ पर व्यू का नेम है और ये हमारा क्या है, ये डेटा। तो ये हमारा है लॉजिकल व्यू नेम, लॉजिकल व्यू नेम, और ये हमारे पास में ऐसे ये मॉडल। तो मॉडल का मतलब है हमारे पास में ये डेटा। तो ये व्यू के साथ में डेटा जो रहेगा वो व्यू रिजॉल्वर के थ्रू यहाँ पर जो होगा वो बाइंड होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट मतलब डेटा भी है और व्यू भी है, ये से रिस्पॉन्स में जाएगा हमारे पास में। ये अब इसके बिहाइंड द सीन व्यू रिजॉल्वर काम करेगा यहाँ पर। तो डेटा बना के देगा ये और जस्ट नाम बताएगा और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसके अंदर डेटा को वहाँ पर ऐड करेगा और पेज को प्रिपेयर करेगा यहाँ पर ये इंटरनली यहाँ पर ये। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग सर्वलेट केस में यहाँ पर का इस डुगेट मेथड के अंदर यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंटर राइटर के अंदर। तो प्रिंटर राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये HTML बना रहे हैं और ये HTML वहाँ पर जाता है हमारा क्लाइंट साइड में, ब्राउजर के साइड में, और ये वहाँ एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर के इंजन में यहाँ पर। तो इंटरनली यहाँ पर जो है ये डिस्पैचर सर्वलेट को जाता है यहाँ पर ये डिस्पैचर सर्वलेट जो इसका फ्रंट कंट्रोलर रहता है और उसके अंदर से व्यू रिजॉल्वर कॉल होता है, फिर से ये सर्वलेट के थ्रू ये रिस्पॉन्स में जाता है ये। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेज रहेंगे और हर पेज का क्या रहेगा, अपने अपना जो नाम रहेगा, उसके अंदर अलग अलग डेटा रहेगा, उसका नेम रहेगा, उसका डेटा रहेगा अलग अलग। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पेज है, नेम और डेटा अलग अलग रहेगा। तो कितना कोड हम लोग राइट करेंगे, काफ़ी कोड राइट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी का डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो स्प्रिंग के केस में हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, जस्ट हमें यहाँ पर डेटा लेके आना है और डेटा को बाइंड करना है। तो जब भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है बाइंडिंग पे, डेटा को बाइंड कर रहे हैं, इसलिए एंगुलर के अंदर होता है वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग। तो बाइंडिंग करना ये हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है यहाँ पर। फ्रेमवर्क के लेवल पे भी हम लोग को बाइंडिंग करना पड़ता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा के बाइंडिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ऐसे वन वे बाइंडिंग बोलेंगे, जस्ट डेटा को शो कर रहे हैं वहाँ पर। अभी वहाँ से हम लोग कुछ इनपुट में लेके कुछ उसी पे आउटपुट हमने यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो वन वे बाइंडिंग होती है, टू वे बाइंडिंग होती है, इवेंट बाइंडिंग होती है। तो हमें बाइंडिंग करना पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये यहाँ पर ये डेटा को यहाँ पर ये बाइंड करेंगे। तो ये ग्रिड मेथड रहेगा, ये हमको यहाँ पर ये शो होगा। और अभी मेरा सर्वर है एम्बेडेड सर्वर, अभी एक्सटर्नल सर्वर नहीं है। तो एम्बेडेड सर्वर के पास में जेएसपी का कंटेनर नहीं है, एम्बेडेड सर्वर के पास में क्या है, ये जेएसपी का कंटेनर नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये हमने यहाँ पर ये जास्परा कंटेनर हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये ऐड करना है।
और ये हमारे पास में डेव टूल है, तो डेवलपमेंट टूल भी काफ़ी काम का ही है। जब भी कोई चेंजेस करोगे तो ये इम्पेक्ट करेगा डायरेक्टली हमारे सर्वर पे, हमको बार बार एप्लीकेशन को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में वेब कंट्रोलर है। तो ये भी सेम पैकेज के अंदर है। तो ये इसको क्या कर लेगा, यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो ऑटो स्कैनिंग होगी, ये स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होती है हमारे पास में, ये ऑटो स्कैनिंग होती है यहाँ पर ये। तो ये इसको डिटेक्ट करके इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा यहाँ पर ये। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ मैं। रन द एप्लीकेशन। तो 8080 पे हमारा यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है ये रन होगा। अब इसके लॉगिन में हमारा जो है ये इसका लॉग देखेंगे तो इसके अंदर जो कंटेनर इनिशियलाइज हुआ है वो वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट टी, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला हमारे पास में ये कंटेनर जो है ये इनिशियलाइज हुआ है यहाँ पर ये। तो इसके टॉप पे क्या है हमारे पास में, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ही हम क्या करते हैं, कंटेनर यूज करते हैं। तो हमारा सिंपल कंटेनर रहेगा यदि, तो हम उसको बोलते हैं ऐसे ये कॉन्फ़िगरेबल वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि इसके रिटर्न टाइप में निकल के आ रहा था। अभी हम लोग जो सिंपल कंटेनर यूज़ कर रहे थे, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा वेब के केस में हम लोग उसको ये यूज़ करते हैं ये हमारे पास में यह एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो है हमारे पास में ये पर्टिकुलरली एक डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में ये कंटेनर है यहाँ पर। ये वेब एप्लीकेशन के केस में हमारे पास में जो आएगा ये वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर आएगा हमारे पास में ये। तो इसके पास में क्या रहेंगे, वेव के फीचर रहेंगे। तो यहाँ पर हमें यह करना है कि ये जो हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है वो 8080 पे हुआ है, तो लोकल होस्ट 8080। और यहाँ पर वेलकम, वेलकम को यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर डालते हैं ये। तो हमारे पास में रिस्पॉन्स में क्या आया, वेलकम टू प्रोफेशनल आईआईटी। तो जो कि हमने यहाँ पर एज ये जेएसपी के अंदर यहाँ पर ऐड किया है यहाँ। सोर्स मेन रिसोर्सेज जेएसपी। तो मैंने यहाँ पर पूरा टैग चेंज किया, मैंने यहाँ पर ये रिफ्रेश करूँगा मैं। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब मेरा यहाँ का जो भी किया हुआ चेंजेस है ये ऑटोमेटिकली इसलिए रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें है हमारे पास में ये डेव टूल। तो डेवलपमेंट टूल का हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमें बार बार सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ये डेव टूल जो है वो काफ़ी काम का है, जिससे कि जब भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये इस तरीके से हमारे पास में जो है रिस्पॉन्स आया है यहाँ पर ये वेलकम टू प्रोफेशनल आईटी। तो ये मेरे पास में क्या आया यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स आया ही। तो फ्लो किस तरीके से काम किया हमारे पास में, रिक्वेस्ट गई हमारे पास में एज ए सर्वर पर, और सर्वर के ऊपर डिस्पैचर सर्वलेट ने हमारी क्या करी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट को यहाँ पर ट्रैप किया। डिस्पैचर सर्वलेट ने एज ए हमारे ये
फ्रंट कंट्रोलर ने। तो ये डिस्पैचर सर्वलेट हमारे लिए क्या करता है यहाँ पर, ये एज ए फ्रंट कंट्रोलर की तरह काम करता है। और डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर से आईओसी का कंटेनर क्या होता है, यहाँ पर जो है ये इनिशियलाइज होता है। अब आईओसी का कंटेनर क्या करेगा, वो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। हमारे ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट करेगा वो आईओसी कंटेनर करेगा। अभी हम लोग जो भी यहाँ पर कंट्रोलर क्लास जो हम लोग बना रहे हैं, सर्विस क्लास और रिपोस्टरी जो भी हम बनाएंगे, सब आईओसी कंटेनर क्रिएट करेगा। बट डिस्पैचर सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आईओसी कंटेनर से क्रिएट नहीं होता है। डिस्पैचर सर्वलेट का ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्वर से क्रिएट होता है। तो सर्वलेट यहाँ पर सर्वर जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि हमारा डिस्पैचर सर्वलेट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है सर्वर। अब सर्वर के अंदर हमारे पास में कुछ अप्रोचेस रहती है, जैसे कि हम लोग वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये वेब डॉट एक्सएमएल से सर्वर जो है यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट को ऑब्जेक्ट बनाएगा, और उसके अंदर से हमारा आईओसी का कंटेनर स्टार्ट होगा, जो कि हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, हमारे एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो डिस्पैचर सर्वलेट जो है ये, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्वर क्रिएट करता है। तो हमारे पास में कुछ अप्रोचेस रहती है सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की। तो एक हमारे पास में अप्रोच होती है वेब डॉट एक्सएमएल। वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लोग डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री करवा सकते हैं। तो जब भी हम लोग सर्वलेट लर्न करते हैं, सर्वलेट लर्न करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या करा था कि वेब डॉट ऐप के अंदर यहाँ पर वेब डॉट एक्सएमएल का यहाँ पर ये फाइल क्रिएट किया था। तो एक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जो है वो एंट्री करवा सकते हैं यहाँ पर। तो एक तरीका हमारे पास में ये वाला रहता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे डिक्लेरेटिव वे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेब डॉट एक्सएमएल की यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लोग सर्वलेट को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर दूसरा हमारे पास में तरीका होता है थ्रू एनोटेशन। तो वेब डॉट एक्सएमएल राइट नहीं करना है तो हम लोग एनोटेशन राइट कर सकते हैं। तो एनोटेशन के बेस पे भी क्या हो सकती है हमारे पास में, सर्वलेट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो हर चीज़ का क्या है आजकल, एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच जो ओल्डर अप्रोच था उसका एनोटेशन बेस्ड अप्रोच भी अब अवेलेबल रहता है। तो हमारे पास में जब भी कोई भी सर्वलेट है, यहाँ पर सर्वलेट, सिंपल सर्वलेट, तो सिंपल सर्वलेट का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दो उसका, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सर डिक्लेरेटिव वे। तो ऐसा स्प्रिंग के केस में भी था, जैसे कि हम लोग पहले एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, फिर बाद में हमारे पास में एनोटेशन आने लगे, उसके बाद में फिर 100% हम लोग जावा कोड पे चले गए, वहां से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करते थे। तो ऐसा सर्वलेट टेक्नोलॉजी में भी है। सर्वलेट में पहले हम लोग वेब डॉट एक्सएमएल में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते थे, जब सर्वलेट को लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसमें करते हैं उसको, ये वेब डॉट एक्सएमएल में हम लोग सर्वलेट की एंट्री करते हैं, जो भी हमको सर्वर साइड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो। फिर यहाँ पर उसके बाद में हमारे पास में अप्रोच आया ये वाला एनोटेशन। तो सर्वर के अंदर एनोटेशन के पार्सर्स रहेंगे, जहाँ पर यहाँ पर उसको पार्स करके उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एक हमारे पास में ये वाला अप्रोच भी है, वेब डॉट एक्सएमएल नहीं दिखता है तो वहाँ पर ये वाला एनोटेशन से भी कर सकते हैं। अब ये एनोटेशन तो जब लगाना है जब हम लोग सिर्फ सर्वलेट में ही प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास में ये एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है। बट मॉडर्न जो हमारे पास में वे है ये, एक हमारे पास में वे है प्रोग्रामेटिक वे। प्रोग्रामेटिक वे के अंदर क्या होता है कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं
प्रोग्रामेटिक वे, सर्वलेट कंटेक्स्ट इनिशियलाइजर। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करना है इसको, सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइज इंटरफेस को। ये प्रोग्रामेटिक वे है ये, प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो यहाँ पर हमें सर्वलेट को ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है, यहाँ पर हमको एक इंटरफेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर की। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में एसपीआई, ऐसा कुछ है ये। ओरेकल की साइट पे यहाँ पर देख लो ये। एसपीआई, सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस। सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस। तो एक और तरीका है हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड इंटरफेस। तो ये वाला जो तरीका जो है ये फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो एक्चुअली में क्या है कि हमें सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वेब डॉट एक्सएमएल के थ्रू करो। तो खुद सर्वलेट बनाएंगे तो ये अप्रोच ठीक है, वेब सर्वलेट अप्रोच ठीक है। लेकिन यदि हमें कुछ जो है वो फ्रेमवर्क के लेवल पे करना है या रन टाइम पे हमें सर्वलेट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो एक ये सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस एक ये अप्रोच है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं ये। तो मेरे पास में क्या, ये ऑलरेडी ये वाला एग्जांपल है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि इंटरफेस जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है इस क्लास के अंदर, ये सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइजर। और ये क्लास के अंदर हमें ये वाला जो इंटरफेस है इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अंदर हमें वाला कॉन्फ़िगरेशन देना जो कि हमने नया सर्वलेट बनाया है, न्यू सर्वलेट। और इसके अंदर जो है भी हमको इसकी मैपिंग डालना है जो वेब डॉट एक्सएमएल में हम लोग कर रहे हैं, या फिर एनोटेशन में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग मैपिंग डाल रहे हैं वो हमको यहाँ से करना है। तो ये सर्वर का क्या करता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता है यहाँ पर सर्वलेट का। तो उस सर्वर के अंदर क्या कर लेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, उसका यूआरएल मैप कर लेगा। ये भी एक अप्रोच होती है यहाँ पर ये। लेकिन इस अप्रोच के लिए हमें यहाँ पर मेटा एनएफ के अंदर, यहाँ पर एक रिसोर्सेज के अंदर मेटा एनएफ हमको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसी के नाम की हमें यहाँ पर ये फाइल बनाना है, जकार्ता सर्वलेट सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइजर, ये हमको इस नाम की फाइल क्रिएट करना है। और उसके अंदर उस क्लास का नेम यहाँ पर देना है विद पैकेज, जहाँ पर हमारा वो सर्वलेट का इनिशियलाइजर है। यहाँ पर ही हमको यहाँ पर ये बताना है ये। तो ये भी तरीका है, ये प्रोग्रामेटिक वे है। तो जहाँ पर वेब डॉट एक्सएमएल हमको नहीं दिखेगा वहाँ पर इस तरीके से उसकी एंट्री रहेगी सर्वलेट की। तो यदि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये अप्रोच फॉलो करना है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर ये चीज़ें पहले से रहती है। इसलिए हमें स्प्रिंग के अंदर जो है वो डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री नहीं करना है अभी के केस में, स्प्रिंग बूट के केस में। पहले, जब स्प्रिंग बूट के पहले जब हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्प्रिंग बूट के पहले
हमें डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री करवाना पड़ती थी हमें। डिस्पैचर सर्वलेट को इनिशियलाइज कहीं ना कहीं से करना पड़ता था, खुद को मैनुअली, खुद को करना पड़ता था ये, पहले के केस में ही। तो डिस्पैचर सर्वलेट जो हमारे पास में जो है वो एक तरीके का एक फ्रंट कंट्रोलर है, जैसा स्टड्स के अंदर एक्शन सर्वलेट होता है। तो उसको कहीं ना कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड रहता है। यहाँ पर ये डिस्पैचर सर्वलेट जो रहता है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड रहता है ये। लेकिन स्प्रिंग बूट के पहले जब हम लोग स्प्रिंग के एप्लीकेशन क्रिएट करते थे विथआउट स्प्रिंग बूट, तो उस केस में हमें यहाँ पर जो है वो सर्वलेट को भी यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ता था। तो अलग अलग अप्रोच है। यहाँ पर मैं डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, तो डिस्पैचर सर्वलेट को जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था हमें, ये डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये, तो पहले जब हमारे पास में ओल्ड अप्रोच थी, हमारे पास में एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच, तो हमें क्या है कि हमें क्या है कि एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच के अंदर ऐसे डिस्पैचर सर्वलेट को डालना पड़ता था यहाँ पर ये। तो जब भी हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे स्प्रिंग के थ्रू, तो हमें वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर जो है ये डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री डालना है हमें यहाँ पर ये। तो डिस्पैचर सर्वलेट की हम लोग यहाँ पर एंट्री डालेंगे यहाँ पर ये, तो हमारा फ्रंट कंट्रोलर इनिशियलाइज होगा। ऑलवेज सर्वर का जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रैप करता है हमारा सर्वलेट फ्रंट कंट्रोलर। अब इस फ्रंट कंट्रोलर के अंदर हमारा आईओसी कंटेनर इनिशियलाइज होता है। अब हम मैनुअली नहीं कर रहे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, अब हमारा हो रहा है सर्वर के अंदर कंटेनर जो है वो कॉल कर रहा है सर्वलेट को, सर्वलेट के अंदर से हो रहा है। तो ये डिफरेंस आता है ये। तो अर्लियर अप्रोच तो हम लोग ऐसे करते थे डिस्पैचर सर्वलेट को इस तरीके से यहाँ पर ये। तो ये या तो एक्सएमएल के अंदर करो तो ऐसा करो, और यदि हमको जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्प्रिंग का एक क्लास दिया हुआ रहता है, वो जो क्लास है वो एक्चुअली में वो इनिशियलाइज उसी से होता है हमारा, ये इसके अंदर से इनिशियलाइज होता है वो, सर्वलेट के अंदर से इनिशियलाइज होता है। तो ये हमारा जो सर्वलेट है, सर्वलेट के ये जो हमने सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइजर कर रहे हैं, तो वो उसके इंटरनली जाके वो इनिशियलाइज होता है हमारे पास में ये वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर। इसको मैं शो भी कर देता हूँ मैं ये कहाँ से इनिशियलाइज होता है ये। तो हमारा ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है ये इंटरनल पार्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं ये। तो हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो वेब एप्लीकेशन के केस में यहाँ पर हमारे पास में स्प्रिंग वेब एमवीसी, तो स्प्रिंग वेब एमवीसी के अंदर यहाँ पर हमारे पास में ये सर्वलेट, तो देखो डिस्पैचर सर्वलेट क्लास तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये दी हुई है यहाँ पर ये। इसके अंदर हमारे पास में है यहाँ पर जो है हमारा ये सर्वलेट जो इनिशियलाइज होता है ये, तो ये वाली क्लास को हम यहाँ पर ढूंढे, वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर, नॉट ए वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर, ये वाली क्लास नहीं रहेगी वो।
स्प्रिंग बूट के केस में कुछ नेम जो रहता है उसका डिफरेंस रहता ही है। स्प्रिंग बूट डिस्पैचर सर्वलेट। कंट्रोल शिफ्ट टी करो, यहाँ पर क्लास का नेम आइडेंटिफाई करो। तो ये इसी जार के अंदर ही निकल रही है। ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ये ऑन स्टार्टअप, यहाँ पर ये मेथड है, यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में जो ये वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर जो है यहाँ पर ये इंटरफेस जो है ये, इसका यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखें ये। कंट्रोल शिफ्ट टी, वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर। स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर, यहाँ पर
सर्वलेट स्प्रिंग बूट है। यस, ये स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर, इसके ऊपर ही हमारा ये वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर। तो एक्चुअली में स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर जो है ये वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन आ नहीं रहा था, दूसरी जार फाइल को आई थिंक मैं पॉइंट कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ से जो होता है हमारा डिस्पैचर सर्वलेट जो है होता है, यहाँ से इनिशियलाइज होता है स्प्रिंग बूट के अंदर। तो सिंपल सर्वलेट को हम यहाँ पर जो करते हैं, यहाँ पर ये सिंपल सर्वलेट को जो हमारे पास में प्रोग्रामेटिक वे वाला जो तरीका है ये जो मैंने यहाँ पर बताया, ये तो हमें क्या करना है कि जो सिंपल सर्वलेट होता है तो उसके अंदर हमारे पास में सिंपल सर्वलेट के अंदर हमारे पास में एक तो हमें क्या करना है कि ये जो है वो इसको यहाँ पर जो है वो इसकी एंट्री करवाना है। और इसके अंदर लोकेशन रहता है, कहाँ का लोकेशन, ये पर्टिकुलरली हमारा जो यहाँ पर ये कौन सा क्लास है जहाँ पर हमारा सर्वलेट इनिशियलाइज है, यहाँ पर उसका क्या रहता है, यहाँ पर उसकी एंट्री रहती है यहाँ पर ये इस फाइल के अंदर। ये रूल ही एज इट इज नाम देना है इसका, यहाँ पर ही प्रोग्रामेटिक वे है। तो फ्रेमवर्क ही पहले एक्सएमएल में थे, सर्वलेट ही पहले एक्सएमएल में था, फिर एनोटेशन अप्रोच आई है। फिर हम उसको जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं, जावा के अंदर से भी उसका कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं यहाँ पर ये। तो अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेगेसी अप्रोच में एक्सएमएल देखने को मिलते हैं। अभी हम लेगेसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें एक्सएमएल अप्रोच के थ्रू वहाँ पर काम करना पड़ता है। लेकिन जब मैं टीच करता हूँ या जब मैं न्यू न्यू यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूँ तो उसमें अंदर एक्सएमएल ही नहीं रहता है। तो काम सेम हो रहा है, जस्ट हमारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहे हैं। अब हम लोग टेक्नोलॉजी से यदि अवेयर नहीं हो रहे हैं, हम लोग लेगेसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमको नई चीज़ें पता ही नहीं रहती, नई चीज़ें क्या हो गई। तो ये सर्वलेट को यहाँ पर ऐड करने का एक तरीका भी है यहाँ पर ये। अब हम जानते हैं वेब डॉट एक्सएमएल को ही, लेकिन अभी न्यू अप्रोच बिल्कुल अलग है। और हम लोग फिर किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम लोग ओल्ड अप्रोच ही सोच रहे हैं, तो हमें पता नहीं होने से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क अवेयरनेस टाइम टू टाइम होते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस फाइल के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है ये इसकी एंट्री की हुई है यहाँ पर ये। मतलब ये इस क्लास की जो है यहाँ पर जो है ये एंट्री है यहाँ पर ये यहाँ पर मेरा लोकेशन है ये। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सर्वलेट को यहाँ पर इनिशियलाइज करेगा। अब ये तीनों सर्वलेट के अंदर जो है ये अप्रोच है यहाँ पर ये सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। तो फ्रेमवर्क के अंदर ये वाला अप्रोच यूज होता है, रन टाइम पर ये इनिशियलाइज कर रहा है ये। अभी ये तरीका जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर काम करता है ये। स्प्रिंग बूट के पहले जब स्प्रिंग के एप्लीकेशन क्रिएट होते थे तो वहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो हमें करवाना पड़ता था, वो एक्सएमएल के थ्रू करवाओ या जावा बेस्ड अप्रोच के थ्रू करवाओ। तो ये स्प्रिंग बूट का अप्रोच है यहाँ पर ये। तो इसके अंदर यदि यहाँ पर हम देखते हैं कोड को स्प्रिंग बूट के सर्वलेट इनिशियलाइजर के अंदर, तो स्प्रिंग बूट का जो सर्वलेट का जो इनिशियलाइजर है ये वाला वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर ये। तो ये स्प्रिंग के अंदर ही ये कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट होता है यहाँ पर ये। तो ये जो है ये वाला सर्वलेट जो है ये वाला जो अप्रोच है, तो ये कहीं ना कहीं पर इसका एक इनिशियलाइजर दिया हुआ है जो कि क्या करता है कि इसको ये
इनिशियलाइज करता है वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर को यहाँ पर ये, आई थिंक उसका नाम है स्प्रिंग सर्वलेट। स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर जो है ये इनिशियलाइज इसी से होता है हमारा ये सर्वलेट कंटेनर। इसको फाइंड आउट करो यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में, हम इसके अंदर एम्बेडेड कंटेनर में देखें ये, इसका ओपन इम्प्लीमेंटेशन करो। तो ये देखो सर्वलेट कंटेनर इंटरफेस जो है ये हमारा वाला जो अभी हम लोग सिंपल सर्वलेट में कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसने क्लास को इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पर ये ऑलरेडी, जो कि सिंपल सर्वलेट में हम करते हैं लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर ही है वो, ये ये स्प्रिंग बूट के अंदर ये पहले से ही है यहाँ पर ये। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास में, ये जैसे हम सिंपल हमारा सर्वलेट क्रिएट करें तो ये क्लास हम क्रिएट करेंगे, हमने क्रिएट करी है हमारे सर्वलेट में, लेकिन ये स्प्रिंग के अंदर पहले से ही है। इसके अंदर इनने वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर जो है ये, जिसको हम लोग स्प्रिंग बूट केस में यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो स्प्रिंग बूट के केस में ये हमारा क्या है, सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइजर, ये हमारा जो थर्ड अप्रोच है, इस तरीके से हम लोग जो खुद का भी कर सकते हैं यहाँ पर, वैसा स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइजर यहाँ पर, ये स्प्रिंग बूट के अंदर इसने इम्प्लीमेंट किया है किसको, ये इसको इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर, ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है, हमने नहीं किया है यहाँ पर, ये स्प्रिंग बूट के पास में ये पहले से ही है यहाँ पर तो ये क्या हो गया इसका यहाँ पर ये इंटरफेस है ये। तो ये इंटरफेस है ये हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि इसने इसको यहाँ पर जो है यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है हमारे पास में ये सब ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये, अभी के समय में तो सब ऑलरेडी है। पहले हमें ये डिस्प्ले सर्वलेट को भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था ये। तो ये वेब डॉट एक्सएमएल पहले बताना पड़ता था, बट अब वेब डॉट एक्सएमएल ही नहीं होती। तो वेब डॉट एक्सएमएल नहीं होती है तो फिर क्या होता है, वेब डॉट एक्सएमएल नहीं है तो हमारे पास में और भी अप्रोचेस है हमारे पास में, वेब डॉट एक्सएमएल नहीं है सर्वलेट के केस में हम क्रिएट करेंगे तो ये है, लेकिन फ्रेमवर्क के लेवल पे ये होता है, हम भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर ये इंटरनली होता है यहाँ पर ये, और स्प्रिंग के अंदर और भी अप्रोचेस होती है। बट हम लोग अभी स्प्रिंग बूट के अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये और भी अप्रोचेस होती है जहाँ से डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइज करवा सकते हो। तो ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर ये, अब ये वाला जो कंटेनर जो है ये वाला जो इनिशियलाइजर जो है ये, इसके अंदर से हमारा जो है ये स्प्रिंग बूट वाला जो है वो स्टार्ट हो रहा है ये। अब ये इसके अंदर जो है ये यहाँ पर कुछ पैरामीटर है, ये सब सर्वर के क्लासेस लोड करते हैं ये। इसके अंदर हमको जो जो मतलब रखना है वो वेब इनिशियलाइजर से रखना है हमको, ये वाली क्लास से।
जो हमारा स्प्रिंग बूट जिस पे ये काम कर रहा है। इसके अंदर से जो हो रहा है यहाँ पर, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ये वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर यहाँ पर ये। इसके अंदर जो है ये हमारा ये स्प्रिंग बूट वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो ये जो है वो, ये वाला जो हमने जो अप्रोच देखा, ये तीसरा अप्रोच, इस तीसरे अप्रोच में हम यहाँ पर हमारी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऑटोमेटिक है यहाँ पर ये। तो हमारे अंदर से क्या हो रहा है, वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ये। और मतलब हमें स्प्रिंग बूट के अंदर यदि हमें करना हो, नॉट ओनली स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी के केस में यदि हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी जार फाइल, और हम चाहते हैं कि हमारा कोई सा सर्वलेट जो है वो हमें ये स्प्रिंग के केस में करवाना हो, ये तो इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो, हमें ये अप्रोच से नहीं आना स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। इसको डायरेक्ट करो, ये यहीं से कॉल होगा इंटरनली वो ये। तो हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है स्प्रिंग बूट वाला जो है वो मिलेगा ऑलरेडी। और खुद को यदि अपना कोई सा दूसरा सर्वलेट करवाना हो ये, तो करवाओ यहाँ पर ये। अब ये दूसरी जार का होगा ये, स्प्रिंग बूट वाली जार का नहीं है। तो वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर 6.1, ये रहा ये स्प्रिंग बूट वाला, ये वाला है। तो ये स्प्रिंग बूट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इससे इनिशियलाइज होगा यहाँ पर ये। तो यदि फ्रेमवर्क में खुद का सर्वलेट यदि हमको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, तो वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर के थ्रू करना है यहाँ पर हमको। ये इसका यहाँ पर क्या है ये इम्प्लीमेंटेशन है ये। ये उसका यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर ये। तो यदि खुद चाहते हो यहाँ पर करवाना खुद का भी कोई सा सर्वलेट, तो फिर इसको यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर जो है हमारे पास में ये, आई थिंक ये एब्स्ट्रैक्ट है ये, हाँ। इसको यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर लो, तो खुद का भी हो जाएगा यहाँ पर ये। उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो यहाँ पर ये। और नहीं तो इसके अंदर डिस्पैचर सर्वलेट तो है ही, इसके अंदर ही हमारा खुद का करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। तो सिंपल सर्वलेट के यदि केस में करोगे तो ये है ये। और स्प्रिंग के केस में करोगे तो ये स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का जो है वो कस्टम यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सर्वलेट जो है वो उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं यहाँ पर ये। कस्टम सर्वलेट यदि हमको इनिशियलाइज करवाना है, ये कस्टम सर्वलेट खुद का भी यदि हमें करना हो तो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट यहाँ पर ये कर लो, ये एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पर ये। तो हमारा जो नॉर्मल जो है ये रूट सर्वलेट जो है यहाँ पर ये तो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। इसके अंदर देख लो कहीं ना कहीं पर डिस्पैचर सर्वलेट दिखेगा हमको ये। कुल मिला के डिस्पैचर सर्वलेट स्टार्ट होना चाहिए, वो मैनुअल अप्रोच से करे या फिर सिंपल स्प्रिंग एमवीसी से करे या स्प्रिंग बूट के अंदर से जो ऑटोमेटिकली है। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास में, सर्वलेट डिस्पैचर सर्वलेट का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए यहाँ पर ये।
स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर। यहाँ पर सर्वलेट इनिशियलाइजर जो है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग बूट के अंदर से यहाँ पर ये डिस्पैचर सर्वलेट इसके इंटरनली कहीं ना कहीं से क्या होता है, यहाँ पर ये इनिशियलाइज होता है यहाँ पर ये। अब वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है वो उसको पिक करता है यहाँ पर। रूट वेब एप्लीकेशन एट्रीब्यूट। ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट होगा यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर ये वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये हमारे पास में जो है ये डिस्पैचर सर्वलेट का जो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन आता है यहाँ पर ये। तो इसके अब इतना इंटरनली यहाँ पर जितना जाके देख सकते हो, यहाँ पर जाके देखना है तो यहाँ पर ये, लेकिन जो है ये हमारे पास में जो डिस्पैचर सर्वलेट जो होगा वो यहाँ से वो स्टार्ट होगा, वो स्प्रिंग का यहाँ पर जो सर्वलेट इनिशियलाइजर है इसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है। अभी ये हमें भी करना है, तो हमको क्या करना है कि इसका यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर ये। स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर, कंट्रोल शिफ्ट टी। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अभी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू होगा, आगे बढ़ते हैं ये, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो है ये इस वे से जो होगा हमारा इंटरनली जो होता है वो डिस्पैचर सर्वलेट स्टार्ट होता है, काफ़ी सारा इसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगता है। तो
ओल्डर अप्रोच में यदि हम जाएं तो मेरे पास में क्या एक एप्लीकेशन है पुराना ही है। तो पहले हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में क्या है कि डिस्पैचर सर्वलेट को हमें इस तरीके से पहले स्टार्ट करना पड़ता था। यहाँ पर ये फ्रंट कंट्रोलर, ये तो जो स्प्रिंग का प्री डिफाइंड सर्वलेट है उसको वेब डॉट एक्सएमएल में डालना पड़ता था पहले। ये पहले का अप्रोच है एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच का ये। तो यहाँ से डिस्पैचर सर्वलेट स्टार्ट होगा, सर्वर क्रिएट करेगा सर्वलेट का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर से आईओसी कंटेनर हमारा स्टार्ट होगा, और वो आईओसी कंटेनर जो है वो इसको रीड करता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आईओसी कंटेनर को जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं एक्सएमएल के थ्रू, ओल्डर अप्रोच के थ्रू, तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते थे यहाँ पर पहले। अभी के केस में ये सब गायब हो गया है। तो यहाँ पर जो भी हमारी कंट्रोलर क्लास है वो हम इस तरीके से बनाते हैं। ये विथाउट स्प्रिंग बूट, ये अर्लियर अप्रोच है ये, विथाउट स्प्रिंग बूट। तो ये हमारी यहाँ पर क्या है, ये एज ए ये कंट्रोलर क्लास है ये। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंट्रोलर क्लास को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और सेम ही है यहाँ पर ये, लेकिन ये जो है ये हमें ये बताना पड़ता है ये आईओसी कंटेनर को कि यहाँ पर हमारी कंट्रोलर क्लास है। यहाँ पर ये एनोटेशन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो है वो हमें ये एनोटेशन यहाँ पर बताना पड़ेगा, जो हम लोग एनोटेशन यूज़ करेंगे। तो ये जो प्रीफिक्स सफिक्स जो मैंने लगा है ये हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता था, व्यू रिजॉल्वर को बताना पड़ता था ये। तो स्प्रिंग बूट के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं देना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। स्प्रिंग बूट के केस में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं किस जगह पर हमारा जेएसपी पेज है, और किस जगह पर जो है वो, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर हमारा क्या सफिक्स है ये। लेकिन पहले क्या है कि हमें जो है ये बताना पड़ता था, यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता था ये। तो ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। और जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको या तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यदि यूज़ करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर जो है वो बताना पड़ता है कि हम लोग एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्लास के ऊपर एनोटेशन लगाएंगे। तो जो हमने स्प्रिंग कोर के अंदर देखा है, जो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच स्प्रिंग कोर के अंदर, तो उस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तो स्प्रिंग आईओसी के अंदर हमारा जो है ये एनोटेशन बेस्ड जो हमारे पास में जो अप्रोच था, ये जो हमने स्प्रिंग कोर के अंदर यहाँ पर देखा था, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से हमको डालना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो भी हमारा पैकेज का नेम है। और वहाँ पर हम लोग एनोटेशन लगा सकते हैं, ये दो एनोटेशन लगाएंगे तो हमें ये मैनुअली फिर बीन को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये वाला अप्रोच भी हम लोग यूज़ करते, जो कि पहले करते थे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है इसके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, और यहाँ पर कोई एम्बेडेड सर्वर नहीं है। यहाँ पर हमें क्या है कि इसको ये डिप्लॉय करना पड़ता था सर्वर पे ही। तो चीज़ें सेम ही रहेगी, बस डिफरेंस ये आएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कम हो जाएगा, हमें एम्बेडेड सर्वर की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये हमारे पास में था ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच स्प्रिंग के अंदर। फिर स्प्रिंग के अंदर हमारे पास में आया था जावा बेस्ड अप्रोच, तो डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन। पुराने वाले कोई सा भी एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पर ये। तो पहले के समय में हमें क्या करना पड़ता था कि सब वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट का। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट अप्रोच आया जावा बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पर ये वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर, जो कि अभी मैंने वहाँ पर जो है वो अभी वहाँ पर बताया मैंने, जो सेकंड अप्रोच है। वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर के थ्रू हम लोग को क्या करना है, डिस्पैचर सर्वलेट की यहाँ पर जो है वो
कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो मैनुअली कर सकते हैं। बट ये स्प्रिंग बूट ने तो हमें ये इंटरनली ऑटोमेटिकली दिया है यहाँ पर ये। और तो स्प्रिंग बूट ने क्या करके रखा है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली दिया है यहाँ पर, और उसको जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू लिया है यहाँ पर इसने, ये स्प्रिंग बूट ने। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास में एक ये वाला भी अप्रोच है। इसके थ्रू भी हम लोग डिस्पैचर सर्वलेट को पहले इस तरीके से इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर ये डिस्पैचर सर्वलेट। तो स्प्रिंग के अंदर जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर करते हैं, लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर ये ऑटोमेटिकली है यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के अंदर हमको क्लास दिया हुआ है। तो एक अप्रोच तो हमारे पास में ये है। फिर एक और अप्रोच था जिसके अंदर ये स्टैक एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर, यहाँ पर हमें ये एक्सटेंड करना और यहाँ पर जो है ये उसकी मैपिंग वगैरह डालना है ये। तो ये अलग अलग अप्रोच थी। तो अल्टीमेटली जो हमको जो है वो यहाँ पर जो है वो यही करना पड़ता है अल्टीमेटली हमें ये। तो अल्टीमेटली जो है ये हमें कुछ भी करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इस तरीके से ही होगा यहाँ पर। या हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें नहीं करना है। ये हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाता है यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्रिंग बूट का स्टार्टर है जो हम लोग उसको ऐड करते हैं यहाँ पर। तो ये स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये अर्लियर अप्रोच था, तो ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है या जावा बेस्ड अप्रोच है। तो यहाँ पर स्प्रिंग के थ्रू इन्हीं तीन अप्रोचों में जो है वो काम होता है, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग ये वाला अप्रोच का यूज़ करते हैं। खुद से कर रहे हैं या स्प्रिंग बोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली। तो अभी जो हम लोग फाइनली आज के समय में जो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा अप्रोच है हमारा, ये ऑटोमेटिकली अप्रोच है ये। अब ऐसे जाओ या ऐसे जाओ हमारा एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन ही क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो अभी के केस में हमारे पास में पहले हमें कितने एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। तब देखो पहले के एफर्ट कैसे लगते थे कि ओल्डर अप्रोच, मतलब मैं एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच की थी मैं बात करूँ मैं पुराने अप्रोच की, तो मुझे यहाँ पर वेब डॉट एक्सएमएल में प्रीडिफाइंड सर्वलेट यहाँ पर मुझे यहाँ पर डालना है यहाँ पर ये। अब ये इंटरनली जो करता है वो रूट कंटेनर को स्टार्ट करता है यहाँ पर ये। लेकिन हमें सर्विस लेयर और रिपोस्टरी लेयर के लिए भी क्या करना चाहिए, उसको भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वो डिस्पैचर सर्वलेट के कंटेनर में नहीं आते हैं वो हमें अलग से जो है यहाँ पर ये लिसनर को डाल के बताना पड़ता है ये। तो ये क्या करता है कि एक और कंटेनर क्रिएट करता है और उसको लिंक करता है वो इंटरनली, और जिससे कि हमारे सर्विस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ये फ्रंट एंड पे ही फोकस करता है ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे ही। तो ये जो भी आईओसी कंटेनर से हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है तो हम ये ऐसे क्रिएट करवाते हैं यहाँ पर ये। तो ये व्यू रिजॉल्वर जो है ये भी हमें यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। बहुत सारे टाइप के व्यू रिजॉल्वर होते हैं लेकिन कॉमन व्यू रिजॉल्वर ये वाला ही है। तो हमारे आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पर क्या मिलेंगे हमारे पास में, ये हैंडलर मैपिंग और व्यू रिजॉल्वर है। तो इसकी भी क्लासेस है ये। तो ये जो हमारे पास में इसकी भी जो हमारे पास में क्लासेस है यहाँ पर ये। तो ये एक व्यू रिजॉल्वर क्लास है, इसको ये बताना पड़ रहा है यहाँ पर ये कि इस लोकेशन में मेरा व्यू है। लेकिन ये अभी के केस में हम लोग व्यू रिजॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है सब। वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आता है जब हम इसका स्टार्टर ऐड कर देते हैं ये। फिर अर्लियर पुराने एप्लीकेशन में हमें क्या करना पड़ता था, डिपेंडेंसी को भी मैनेज करना पड़ता था यहाँ पर ये। तो कौन सा हम लोग जार फाइल ले रहे हैं स्प्रिंग का, तो हमें ये स्प्रिंग की डिपेंडेंसी यहाँ पर डालना है, सर्वलेट की डिपेंडेंसी डालना है यहाँ पर ये, जेएसटीएल वगैरह जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारी की सारी हमको यहाँ पर डिपेंडेंसी डालना है। अभी के केस में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका वॉर फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैनुअली क्रिएट कर या फिर हम लोग उसको मेवन के थ्रू करवाया, तो मैंने मेवन इंस्टॉलेशन करा यहाँ पर, और उसका यहाँ पर ये वॉर फाइल में क्रिएट करूँगा मैं ये। तो टारगेट के अंदर जो होगा उसका ये वॉर फाइल जो ये क्रिएट होगा ये। अब इस वॉर फाइल को उठा के मैं कहाँ डालूंगा, मैं सर्वर पर डालूंगा मैं। क्रिएट ही हो रहा है अभी ये फिर से। तो पहले के एफर्ट इतने लगाने पड़ते थे पहले।
तो यहाँ पर हमारा जो लेटेस्ट है वॉर फाइल जो है ये क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। तो एम्बेडेड सर्वर नहीं है, तो एक्सटर्नल सर्वर हमको यूज़ करना है। अब एक्सटर्नल सर्वर पर जाओ और उसके वेब फोल्डर में जाके यहाँ पर क्या करना है, हमको ये कॉपी करना है इस वॉर फाइल को ये। अब यहाँ पर जो है ये इसके बिन के अंदर सर्वर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप। तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट होगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि डिप्लॉय होगा तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये स्प्रिंग एमवीसी का एप्लीकेशन है। तो कोई सा भी वेब एप्लीकेशन हो जावा बेस्ड वो कन्वर्ट इसी फॉर्मेट में होता है। तो उसके वेब आईएनएफ में जाओगे तो यहाँ पर उसकी क्लासेस दिखेगी, यदि हमने जो भी क्लासेस क्रिएट की है उसकी डॉट क्लास फाइल दिखेगी। और यहाँ पर लाइब्रेरी आएगी जो भी हमारे पास में एक्सटर्नल जार फाइल है। और यहाँ पर हमारा ये व्यू का नेम है ये। तो लोकल होस्ट 8080 पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये। मतलब ये मैंने मैन्युअली डिप्लॉय किया, कोई एम्बेडेड सर्वर नहीं है। तो 8080 पे मेरा ये प्रोजेक्ट है ये। इसके ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर कि देखना पड़ेगा क्या है। तो कहाँ से देखते हैं सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, टॉम कैट यूज़र, एडमिन एडमिन है। मैंने यहाँ पर जो है वो एडमिन एडमिन यहाँ पर जो है पासवर्ड है इसका ये। तो यहाँ पर स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन है यहाँ पर ये। तो 8080 और स्प्रिंग एमवीसी, तो यहाँ पर वेलकम टू स्प्रिंग एमवीसी यहाँ पर आया है क्योंकि इसके व्यू के अंदर होम पेज के अंदर जो है ये हमारा ये वाला जो है मैसेज है। और यहाँ पर ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल यहाँ पर डला हुआ है, इसलिए ये वाला मैसेज क्या हो गया यहाँ पर, ये डायरेक्टली आ गया है मेरे पास में ये। तो ये पहले इस तरीके से करना पड़ता था हमें ये। बट मॉडर्न जो हम लोग स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जस्ट एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। अब 8080 पे तो मेरा ये वाला सर्वर चल रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा यहाँ पर ये मेरे सिस्टम के ऊपर ये। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे तो इमीडिएटली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 8081 कर देता हूँ मैं। अब ये मेरा स्प्रिंग बूट का अप्रोच है, ये स्प्रिंग बूट जिसके अंदर मेरे पास में एम्बेडेड सर्वर भी है। तो मेरे पास में यहाँ पर जो मेरा यूआरएल रहेगा वो ये वाला है जो हमने यहाँ पर देखा। तो 8080 की जगह पे 8081 ये मेरा स्प्रिंग बूट का अप्रोच है, वेलकम। तो ये यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ से आएगा, ये मेरा पुराने अप्रोच से आया। तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं।